हाय एवरीवन। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विल्सन सोमरफील्ड क्वांटाइजेशन रूल्स। है ना, ये रूल्स वैसे एक्चुअली आगे सोमरफील्ड मॉडल आएगा तो तब हमें ये क्वांटाइजेशन रूल्स जो है वो काम में आएंगे। क्या मतलब है वो समझा देती हूँ सबसे पहले आपको। एज वी ऑल नो, हमने बीएससी थर्ड ईयर में क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ी है। उसमें हमने प्लांक का एक क्वांटम थ्योरी पढ़ा था। प्लांक के अकॉर्डिंग जो एनर्जी होती है ना, किसी भी सिस्टम की होती है, वो क्वांटाइज्ड होती है और वो कितनी होती है, एन एच न्यू। हमने देखा था कि एच न्यू जो होती है वो एक फोटोन की एनर्जी होती है, और एक फोटोन अगर दो फोटोन हुए तो टू एच न्यू, थ्री हुए तो थ्री एच न्यू, ऐसे करके एन एच न्यू। तो ये जो है एनर्जी क्वांटाइज होती है। ये हमें प्लांक की थ्योरी से हमें पता चला था। ठीक है, जहां न्यू प्राइम क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर। तो ये तो हुआ प्लांक का क्वांटाइजेशन रूल। ठीक है, फिर एक बोर ने भी क्वांटाइजेशन रूल दिया जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। बोर ने क्या बोला था, एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो क्वांटाइज होता है। क्या बोर ने कहा था कि L इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन टू पाई। ये बोर के अकॉर्डिंग था। तो बेसिकली यहाँ पर दो क्वांटाइजेशन रूल्स हैं, एक तो जो है वो प्लांक का दिया हुआ था और एक जो है वो बोर मॉडल में दिया हुआ था। तो अब हुआ क्या कि विल्सन और सोमरफील्ड, उन्होंने 1916 के अंदर एक सेट ऑफ रूल्स बनाए। ठीक है, उन्होंने खुद ने अपने रूल्स दिए, और वो जो रूल्स है उनसे जो बोर का क्वांटाइजेशन रूल है वो भी डिराइव हो जाता है, और सॉरी ये प्लांक का भी डिराइव हो जाता है और बोर का भी डिराइव हो जाता है। तो अब हम आगे ये देखेंगे कि विल्सन सोमरफील्ड के, पहले तो हम रूल्स देख लेंगे कि उन्होंने क्या रूल बताया, फिर उस रूल से प्लांक का क्वांटाइजेशन रूल भी डिराइव करेंगे, और उसी रूल से हम क्या करेंगे, बोर का क्वांटाइजेशन रूल भी डिराइव करेंगे। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू आज वाले लेक्चर में। तो सबसे पहले तो ये रूल आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखो कि विल्सन और सोमरफील्ड का क्वांटाइजेशन रूल कहता क्या है। उन्होंने ये कहा था कि फॉर एनी फिजिकल सिस्टम इन विच द कोऑर्डिनेट्स आर स्पेसिफिक पीरियोडिक फंक्शन ऑफ टाइम। कोई भी फिजिकल सिस्टम होगा जिसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, टाइम के पीरियोडिक फंक्शन होने चाहिए। अब पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या है, जैसे सर्कुलर मोशन है, बार बार एक पीरियड के बाद में रिपीट करना, जैसे साइन थीटा हुआ, कॉस थीटा हुआ, ये सब क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। तो जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होना चाहिए, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ टाइम होना चाहिए। तो अगर ऐसी कंडीशन है वहां पे कहीं पे, तो देयर एग्जिस्ट अ क्वांटम कंडीशन फॉर ईच कोऑर्डिनेट, और वो क्वांटम कंडीशंस क्या होगी, ये होगी। ये रूल पहले डायरेक्टली याद रखना है। इस रूल से या इस कंडीशन से डिराइव करेंगे हम प्लांक का क्वांटाइजेशन और बोर मॉडल का क्वांटाइजेशन। तो कंडीशन क्या कहती है, यहाँ क्लोज इंटीग्रल क्यों लगाया है, ध्यान रखना ये क्लोज इंटीग्रल इसलिए है क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, पीरियोडिक फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो सर्कुलर मोशन में एक पीरियड कंप्लीट होता है, फिर दूसरा कंप्लीट होता है, फिर तीसरा, तो पीरियोडिक है। तो ये पूरे क्लोज पाथ के लिए इंटीग्रल है। पी आई जो है यहाँ पे और क्यू आई जो है वो आपने कभी फेज स्पेस के बारे में पढ़ा हुआ होगा, फेज स्पेस के बारे में पढ़ा होगा। फेज स्पेस के अंदर हमारे पास क्या होता है, पोजीशन कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स वाई जेड, और उनसे रिलेटेड मोमेंटम कोऑर्डिनेट होते हैं पी एक्स पी वाई पी जेड। तो इन जनरल अपन, आपने क्लासिकल मैकेनिक्स में भी सेमेस्टर 1 के अंदर पढ़ा हुआ होगा कि जनरलाइज कोऑर्डिनेट को अपन रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। यहाँ पे मैं आई लगा देती हूँ, तो आई की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, यानी क्यू एक्स क्यू वाई क्यू जेड कुछ भी हो सकता है, या सॉरी एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। और क्यू आई के करस्पॉन्डिंग जो मोमेंटम होगा उसे हम पी आई बोलेंगे। तो पी एक्स पी वाई पी जेड कुछ भी हो सकता है। सो क्यू आई जो है इट इज वन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स, और जो पी आई है इट इज द मोमेंटम एसोसिएटेड विद दैट कोऑर्डिनेट। ठीक है, पोजीशन कोऑर्डिनेट होगा क्यू आई, और उससे एसोसिएटेड जो मोमेंटम होगा वो कितना होगा, पी आई। और हमारे पास जो एन आई है, क्योंकि ये क्वांटाइज्ड कंडीशन है तो एन आई ये क्वांटम नंबर है। ओके, जिसकी वैल्यू सिर्फ कौन सी पॉसिबल है, इंटीग्रल। तो जो डार्क बोल्ड करके लिखा गया है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि दिस इज द क्वांटम कंडीशन गिवन बाय विल्सन सोमरफील्ड। सो वी कैन कॉल इट विल्सन सोमरफील्ड क्वांटाइजेशन रूल्स। ठीक है, और इस रूल को हम ध्यान में रखेंगे। और ये जो सिंबल है इसका मतलब है इंटीग्रेशन इज टेकन ओवर अ कंप्लीट पीरियड ऑफ कोऑर्डिनेट क्यू, क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया कि जो पोजीशन है वो पीरियोडिक फंक्शन है टाइम का। तो एक पॉइंट से स्टार्ट करके एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, टाइम पीरियड के बाद में वापस उसी लोकेशन पे आना है, तो ये पीरियड हो जाएगा, तो क्लोज पाथ बन जाएगा। इसलिए इंटीग्रेशन के ऊपर क्लोज पाथ का साइन हमने यहाँ पे यूज किया है। ओके, नाउ दिस इंटीग्रल इज कॉल्ड द फेज इंटीग्रल। सो 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, डिफाइन फेज इंटीग्रल। तो यू विल राइट डाउन दिस डेफिनेशन, और उसके बाद में आप लिख देंगे कि इस इंटीग्रल को हम बोलते हैं फेज इंटीग्रल। फेज इंटीग्रल क्यों बोलते हैं, क्योंकि पी और जो क्यू होते हैं वो कोऑर्डिनेट कौन से स्पेस में होते हैं, फेज स्पेस में होते हैं, इसलिए इनके ऊपर लगाया गया जो इंटीग्रल है उसे हम क्या कह रहे हैं, फेज इंटीग्रल कह रहे हैं।
ओके अब सबसे पहले जैसे मैंने बोला था कि सबसे हमें पहले हम प्लांक क्वांटाइजेशन का डेरिवेशन करेंगे, उसके बाद हम बोर का क्वांटाइजेशन। तो सबसे पहले प्लांक का डेरिवेशन करते हैं। प्लांक का याद रखना डेरिवेशन क्या था, E इज इक्वल्स टू एन एच न्यू प्राइम। ये डिराइव करना है बेसिकली हमको, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी गिवन बाय प्लांक। तो मान लेते हैं कि लेट्स अप्लाई विल्सन सोमरफील्ड क्वांटम कंडीशंस टू अ 1D सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। एक वन डायमेंशनल एसएचओ ले रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर ले रहे हैं। उसकी टोटल एनर्जी हमें पता है क्या होती है, पोटेंशियल एंड काइनेटिक। ठीक है, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, U प्लस के। और सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में आपको अच्छे से पता है पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर और काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 पी एक्स स्क्वायर अपॉन एम, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 एम वी स्क्वायर और v की जगह आप यहाँ से px को mv रखोगे तो यहाँ से v की जगह कितना आ जाएगा, px अपॉन m। और ये जो v की वैल्यू है ये उठा के अगर आप यहाँ रखोगे तो यू विल गेट द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ओवर हियर। नाउ अपन को क्या करना है, ये आ गया E। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो इसको 1 इंटू ई मान सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में 1 इंटू ई मान सकते हैं। तो E को नीचे ले जाओ, इधर 1 ही रहने दो, एक साइड में 1 हो जाएगा इज इक्वल्स टू, और ये E जो है वो नीचे आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर को रहने दो ऊपर, नीचे देखो 2 है, 2 को भी रहने देते हैं, और E को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से लाए हैं, E को भी ले आएंगे, और साथ में जो K है इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 2E के भी नीचे ले जा सकते हैं। तो होगा क्या कि ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है तो ये वापस जाके न्यूमरेटर का बन जाएगा, करेक्ट। इसी तरह से यहाँ से E जो है पी एक्स स्क्वायर वाले टर्म में भी नीचे ले आओगे तो यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके E को डिनोमिनेटर में लेके जाना है, राइट हैंड साइड में 1 बच जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये इक्वेशन काफी हद तक क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स। ये क्या है, इक्वेशन है इलिप्स की। और यहाँ पर ए क्या है आपका, इसका अंडर रूट, और b क्या है आपका, इसका अंडर रूट। तो a आपके पास हो जाएगा रूट ऑफ 2e बाई के, और b आपके पास हो जाएगा रूट ऑफ 2me, और ये हमारा पास क्या हो जाएगा, ए और बी और इलिप्स बनेगा। अब क्योंकि इलिप्स बनेगा तो हम यहाँ पे बना देते हैं। इलिप्स में हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन अपन ने बी स्क्वायर लिखा। यहाँ पर x की जगह तो हमारे पास x ही है, तो x की जगह तो कोऑर्डिनेट x ही रखा है, लेकिन y की जगह हमारे पास क्या दिया हुआ है, ऊपर इक्वेशन में px दिया हुआ है, तो y की जगह कौन सा एक्सिस होगा, px होगा। और ये कहलाता है आपका फेज स्पेस। तो फेज स्पेस के अंदर क्या बना आपका, एक इलिप्स बना, जिसका सेमी मेजर एक्सिस जो है वो हमारे पास a है, और सेमी माइनर एक्सिस जो है वो हमारे पास b है, क्योंकि जो y एक्सिस के नीचे होता है वो माइनर एक्सिस होता है, और जो x के नीचे होता है वो हमारा मेजर एक्सिस होता है। ठीक है, तो अब हमें इलिप्स बन गया। इसको हम प्लॉट को बोलते हैं फेज स्पेस डायग्राम, क्योंकि ये डायग्राम किसमें बना है, नॉर्मल कोऑर्डिनेट स्पेस में नहीं बना है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट स्पेस में नहीं बना है, ये फेज स्पेस में बना है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर चलते हैं आगे। अब हम लगाते हैं क्या, इसकी वैल्यू निकालते हैं किसके अकॉर्डिंग, विल्सन सोमरफील्ड। विल्सन सोमरफील्ड ने कहा था कि आप पी आई डी क्यू आई की वैल्यू निकालिए। तो हमारे केस में हम लगा देंगे p की जगह हमें क्या मिलेगा, px, और इसके करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट हमारा कौन सा है, x। तो हमें px dx की वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास अपन px dx की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब क्योंकि हमने इंटीग्रेशन क्या लगाया है, पूरे पाथ पे लगाया है, तो ध्यान से देखिए, इसका मतलब अगर मैं इस पॉइंट से शुरू करती हूँ, a पॉइंट से, तो हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन पूरा इलिप्स करके और यहाँ से लेकर यहाँ तक आना है। और वापस जब यहाँ तक आएंगे तो जो इंटीग्रेशन पी डी क्यू होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, इस इलिप्स का एरिया रिप्रेजेंट करेगा। वाई, क्योंकि आपने थर्मोडायनेमिक्स के अंदर देखा होगा पीवी कर्व जो होता है, पीवी कर्व सपोज आपने बनाया ये, तो जो पीडीवी होता है, पीडीवी होता है और उस पर इंटीग्रेशन लग जाती है, तो वो रिप्रेजेंट क्या करता है, इस पीवी कर्व के एरिया अंडर कर्व, उस कर्व के अंदर कितना एरिया आया है वो पीडीवी करता है। तो हमारे पास y की जगह क्या है, हमारे पास y की जगह हमारे पास p है, और x की जगह हमारे पास क्या है, तो हमारे पास बेसिकली अगर इंटीग्रेशन px dx अपन लेते हैं तो वो रिप्रेजेंट क्या करेगा, एरिया अंडर दिस कर्व। अब इलिप्स का एरिया, क्योंकि जैसे ही हमने क्लोज इंटीग्रल लगाया इसका मतलब पूरे इलिप्स का एरिया लेना पड़ेगा, और हम जानते हैं कि कंप्लीट इलिप्स का एरिया कितना होता है, पाई ए बी होता है। तो हमारे पास यहाँ कितना आ जाएगा, पाई ए बी आ जाएगा, करेक्ट, हमने निकाल लिया। अब a एंड b की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं। a की वैल्यू हमारे पास थी √2e अपॉन k, और b की वैल्यू हमारे पास है √2me। ये दोनों वैल्यूज रखेंगे और सॉल्व करेंगे, जो कि सॉल्व आप कर लेना, यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन। आपके पास आ जाएगा ये वाला एक्सप्रेशन जो कि मैं आप पर छोड़ रही हूँ। नाउ SHM के लिए हम जानते हैं कि ओमेगा जो होता है वो रूट कितना होता है, √k अपॉन m होता है, ये हम जानते हैं। और हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हमारे पास मान लीजिए अगर फ्रीक्वेंसी है न्यू प्राइम, तो वो कितनी होती है, क्योंकि टाइम पीरियड में आपने देखा होता है फ्रीक्वेंसी हमारे पास होती है ओमेगा अपॉन 2 पाई, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 1/2 पाई रूट ऑफ
के अपॉन एम, करेक्ट, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। सो हमारे पास यहाँ पर न्यू प्राइम जो है वो कितना होता है 1/2 पाई √k/m। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये जो है 2 पाई और ये √k/m, अगर इसको आप देखें तो ये उल्टा आ रहा है, बिल्कुल उल्टा आ रहा है, यानी कि नीचे आ रहा है आपके पास ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ई तो रहेगा एज इट इज और नीचे आपके पास आ जाएगा फ्रीक्वेंसी यानी कि न्यू प्राइम आ जाएगा, तो ई बाई न्यू प्राइम हो जाएगा। तो ये हमने रख दिया ई अपॉन न्यू प्राइम, करेक्ट। अब हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू विल्सन सोमरफील्ड क्वांटाइजेशन रूल, ये जो px dx होता है ये क्या होगा nh के इक्वल होगा, जहां पर n क्या होगा इंटीजर होगा। थोड़ी देर पहले हमने कंडीशन इसकी पढ़ी ली है और यहां से अपन निकाला है px dx की वैल्यू कितनी है e बाई न्यू प्राइम। तो इस लेफ्ट हैंड साइड में इसकी जगह अपन क्या रख देंगे e अपॉन न्यू प्राइम और राइट हैंड साइड में क्या रहने देंगे nh रहने देंगे। तो एक्सप्रेशन अपन को मिल जाएगा ये, यहाँ से e की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा nh न्यू प्राइम, जो कि प्लांक का क्वांटाइजेशन लॉ है। हेंस हमने विल्सन सोमरफील्ड के क्वांटाइजेशन कंडीशन को यूज करते हुए वी हैव डिराइव्ड प्लांक्स क्वांटाइजेशन लॉ, करेक्ट। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। बस आपको ये इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है डायग्राम, ये वाला पार्ट भी नहीं है, बस डेरिवेशन उसका इंपॉर्टेंट था। इसके बाद हमें क्या करना है बोर क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यानी कि हमें अब डिराइव करना है एल इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई, ये डिराइव करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, हम एक इलेक्ट्रॉन लेंगे क्योंकि बोर का क्वांटाइजेशन है तो हाइड्रोजन एटम को कंसीडर करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है और सर्कुलर ऑर्बिट में जब कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो हम उसके दो कोऑर्डिनेट जो लेते हैं वो कौन कौन से लेते हैं। जैसे मान लीजिए पार्टिकल जब यहाँ पे है तो अगर ये एक्स है और ये वाई है तो यहाँ पर एंगल थीटा बनता है और ये डिस्टेंस क्या होती है आर। दो टाइप के मतलब तीन टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें एक्स वाई जी की बात करते हैं, देन आता है हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट या स्फेरिकल कोऑर्डिनेट जिसमें आता है आर थीटा फाई, और फिर आपके पास आता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट रो थीटा जेड या रो फाई जेड कुछ भी आता है। तो टू डायमेंशन की बात अपन कर रहे हैं तो टू डायमेंशन में पोलर कोऑर्डिनेट कौन से होंगे आर और थीटा। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो उसके जो प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या क्या होंगे आर थीटा होंगे। और आर थीटा क्या है आपके पास में पीरियोडिक फंक्शंस के होंगे, क्योंकि आर भी रिपीट होके वापस यहाँ पे आ रहा है, थीटा भी बार बार वही एंगल रिपीट हो रहा है। तो अगर हमारा कोऑर्डिनेट जो आर है उसके करस्पॉन्डिंग जो मोमेंटम होगा वो कितना होगा फेज स्पेस में पी आर होगा, और हमारा पोजीशन कोऑर्डिनेट अगर थीटा होता है तो उसके करस्पॉन्डिंग कितना होगा पी थीटा होगा। ये आपने प्रीवियस सेमेस्टर में क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ा है अच्छे से, लाग्रांजियन में अच्छे से पढ़ा है अपन ने, जनरलाइज कोऑर्डिनेट एंड जनरलाइज मोमेंटम के बारे में पढ़ा है। तो कोई भी पोजीशन कोऑर्डिनेट होता है उसके करस्पॉन्डिंग मोमेंटम हमें लेना होता है। तो अगर रेडियल कोऑर्डिनेट लेते हैं आर तो उसका जो मोमेंटम होगा वो कितना होगा पी आर होगा, एंड पी आर विल बी नथिंग बट एम वी होता है, और एम वी की जगह कितना आ जाएगा एम डी आर बाई डी टी। इसी तरह से आपके पास एंगुलर कोऑर्डिनेट होगा, एंगुलर कोऑर्डिनेट कितना होगा थीटा होगा, उससे एसोसिएटेड आपके पास में जो मोमेंटम होता है इफ यू रिमेंबर द स्मॉल कांसेप्ट्स ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स जो कि एमएससी में हमने जैसी उपाध्याय से पढ़ी थी, उसमें आपने देखा होगा कि जो पी थीटा होता है वो रिप्रेजेंट करता है एंगुलर मोमेंटम को, ये नॉर्मल मोमेंटम को नहीं करता। मतलब पी इज इक्वल टू एम वी जो होता है दैट इज लीनियर मोमेंटम, और पी थीटा होता है यानी कि पी आर जो है वो लीनियर मोमेंटम है और पी थीटा जो है वो एंगुलर मोमेंटम है। तो इसका फॉर्मूला तो आपने रख दिया एम वी, इसका आपको रखना पड़ेगा इफ यू रिमेंबर आई ओमेगा होता है, ये फॉर्मूला आपको मैंने पढ़ाया भी है क्लासिकल मैथमेटिक्स में। तो आई ओमेगा होता है, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है तो उसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा एम आर स्क्वायर हो जाएगा, और ओमेगा इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल डी थीटा बाई डी टी। ठीक है। अब सर्कुलर ऑर्बिट के लिए आर तो हमारे पास क्या होता है कांस्टेंट होता है, अगर आर कांस्टेंट होगा तो पी आर कितना हो जाएगा जीरो, क्योंकि पी आर कितना आ रहा है आपके पास में एम डी आर अपॉन डी टी। अब आर कांस्टेंट है तो ये क्या हो जाएगा जीरो, तो चलो पी आर तो जीरो आ जाएगा। तो अपन किस पे अप्लाई करेंगे विल्सन सोमरफील्ड रूल जो है वो सिर्फ किस पे अप्लाई करेंगे थीटा वाले कोऑर्डिनेट पे अप्लाई करेंगे। तो रूल हमारा क्या कहता है इंटीग्रेशन पी आई डी क्यू आई इज इक्वल टू एन आई एच, वो क्या बन जाएगा पी आई की जगह आ जाएगा पी थीटा और उसके करस्पॉन्डिंग जनरलाइज कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा डी थीटा, और राइट हैंड साइड में हमारे पास कितना आ जाएगा एन एच आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि सर्कुलर मोशन जब भी होती है, सर्कुलर मोशन के अंदर एंगुलर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट होता है, क्योंकि ये आपने बीएससी में भी पढ़ा है और एमएससी में पढ़ा है कि सेंट्रल फोर्स के इन्फ्लुएंस में कोई भी पार्टिकल जब किसी सेंट्रल फोर्स के अंदर मूव करता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट होता है। और जो कूलम फोर्स होता है, कूलम फोर्स क्या होता है एक तरह का सेंट्रल फोर्स होता है, ये आप बीएससी की मैकेनिक्स इसमें देख लेना उसमें आपको मिल जाएगा। तो एंगुलर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट होगा, तो जो पी थीटा होगा वो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट टर्म, इंटीग्रेशन लग जाएगा थीटा पे और आपका हो जाएगा एन आई। एक पूरे इलिप्स को या सर्कल को कंप्लीट करने में टोटल एंगल कितना कवर करना पड़ता है 360 यानी कि 2 पाई।
2 पाई कवर करना पड़ता है, तो डी थीटा की जो वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 पाई, और यहाँ से आपको पी थीटा की वैल्यू निकल जाएगी जो कितनी आ जाएगी NH/2 पाई। नाउ बिकॉज पी थीटा इज नथिंग बट एंगुलर मोमेंटम, तो ये L से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो अपन को क्या मिल जाएगा L इज इक्वल्स टू NH/2 पाई, जो कि आपका बोर क्वांटाइजेशन लॉ हो गया। डी ब्रोगली इंटरप्रिटेशन हमारे पास सिलेबस में नहीं है, सो हम इसे कवर नहीं करेंगे। तो दो तरह के क्वांटाइजेशन है, हमने दोनों कर लिए। इसके बाद नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका, सबसे तो ज्यादा नहीं पर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है, बोर्स करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल। डायरेक्टली करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल भी चल सकते हैं, तो इसलिए उस प्रिंसिपल पे ही चलते हैं कि इस प्रिंसिपल के दो पार्ट होते हैं, दोनों आपको याद रखने हैं। एग्जाम में सिर्फ इतना आएगा, राइट डाउन द बोर्स करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल, या तो उसके दो पार्ट लिखिए या फिर एक्सप्लेनेशन में आएगा। एक्सप्लेनेशन में हम आगे चलेंगे। अभी पहला पार्ट क्या कहता है, द प्रेडिक्शंस ऑफ द क्वांटम थ्योरी for the behavior of any physical system must correspond to the prediction of the classical theory in the limit in which the quantum numbers specifying the state of the system becomes very large। क्या कहना चाह रहा है, हमें पता है कि कुछ केसेस में क्लासिकल थ्योरी काम करती है और कुछ केसेस में क्वांटम थ्योरी की जरूरत पड़ती है, जहां पर क्लासिकल थ्योरी फेल हो जाती है। बोर ने ये कहा है कि नहीं, इन दोनों में आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। मतलब अगर अपन कोई क्वांटम थ्योरी भी यूज कर रहे हैं तो कुछ लिमिट के अंदर, एक कुछ लिमिट ऐसी होगी जिस लिमिट के अंदर वही रिजल्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लासिकल रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो वापस पढ़ते हैं हम, द प्रेडिक्शंस ऑफ द क्वांटम थ्योरी, यानी क्वांटम थ्योरी के जो प्रेडिक्शंस होते हैं फॉर द बिहेवियर ऑफ एनी सिस्टम, किसी भी सिस्टम के लिए क्वांटम थ्योरी जो प्रेडिक्शंस देती है वो रिलेटिव होने चाहिए, करस्पॉन्डेंस होना चाहिए उनका, यानी उनका रिलेशन होना चाहिए किससे, द प्रेडिक्शन ऑफ द क्लासिकल थ्योरी। यानी किसी सिस्टम के लिए क्वांटम थ्योरी जो प्रेडिक्ट कर रही है उसका रिलेशन क्लासिकल थ्योरी के प्रेडिक्शन से भी होना चाहिए। किस लिमिट में, जब आपके पास क्वांटम थ्योरी में जो आप क्वांटम नंबर यूज कर रहे हो अगर उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ा दी जाए, तो क्वांटम नंबर कौन सा यूज कर रहे हैं अपन, n, तो n अगर अपन इन्फिनिटी पे कर देते हैं, यानी n को बहुत लार्ज कर देते हैं, तो जो हमारे क्वांटम थ्योरी रिजल्ट दे रही है वही रिजल्ट किस कौन से मिल जाएंगे हमें, सेम जो क्लासिकल थ्योरी से रिजल्ट मिले थे सेम टू सेम वही रिजल्ट हमें क्वांटम थ्योरी भी दे देगी, अगर क्वांटम नंबर की वैल्यू बहुत ज्यादा लार्ज कर दी जाए तो। इसका स्टेटमेंट का मतलब तो ये है, आई होप इट इज वेरी क्लियर। सेकेंड, any selection rules which are necessary to obtain the required correspondence in the limit of large quantum numbers also hold for स्मॉल क्वांटम नंबर्स। यानी कि जो सिलेक्शन रूल्स है एटॉमिक फिजिक्स में, सिलेक्शन रूल्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इतना मान लीजिए किसी भी स्पेक्ट्रा के लिए कुछ सिलेक्शन रूल्स होते हैं, तो अगर हमारे पास कोई भी करस्पॉन्डेंस ऑब्टेन करने के लिए कोई भी सिलेक्शन रूल अगर हमें जरूरत पड़ रही है, तो वो सिलेक्शन रूल अगर लार्ज क्वांटम नंबर के लिए वैलिड हैं तो वो स्मॉल क्वांटम नंबर के लिए भी वैलिड होंगे। तो ये जो बोर ने दो रूल्स दिए थे, दो पार्ट दिए थे, बेसिकली ये क्लासिकल और क्वांटम में एक करस्पॉन्डेंस स्टेब्लिश करते हैं, इसलिए इनको कहते हैं बोर्स करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल। ठीक है, अब यहाँ पर चलते हैं अपन इसके एक्सप्लेनेशन पे। तो हमें पता है कि बोर ने क्या कहा था, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अकॉर्डिंग टू बोर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो उसका जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कूलम फोर्स के इक्वल होता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो कूलम फोर्स के इक्वल कर दिया था हमने। और क्वांटम कंडीशन हमारे पास कितनी थी, L इज इक्वल्स टू NH/2 पाई थी। प्रीवियस लेक्चर में हम देख चुके हैं कि L की वैल्यू कितनी थी, mvr। तो ये रिलेशन भी हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं और ये रिलेशन भी हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। इन दोनों से हमने वैल्यू निकाली थी वेलोसिटी की और रेडियस की, दोनों के डेरिवेशन लास्ट लेक्चर में हम कर चुके हैं। तो v और r हमें ये मिल जाएगा। अब क्लासिकल फ्रीक्वेंसी अपन निकालते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की जो क्लासिकल फ्रीक्वेंसी होती है सबसे पहले अपन वो निकालते हैं। तो देखिए एक सर्कल हमारा बन रहा है, मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से शुरू किया और वापस एक पूरा सर्कल कंप्लीट करके यहाँ तक आने में उसको टाइम लगा t, और वो टाइम कहलाता है टाइम पीरियड। तो कैपिटल T तो क्या हो गया आपका, टाइम पीरियड। अब अगर r रेडियस का सर्कल कंप्लीट कर रहा है ये इलेक्ट्रॉन कितनी स्पीड से, v स्पीड से, तो यहाँ से जब शुरू करेगा तो यहाँ से जाके यहाँ से यहाँ तक आएगा, तो कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा, 2 पाई r कवर कर लेगा। तो डिस्टेंस कितनी हो गई 2 पाई r और स्पीड कितनी हो गई v।
तो डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, टाइम आता है। क्लास 8th में फॉर्मूला पढ़ा था, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया। और टाइम पीरियड का जो उल्टा होता है, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ये क्लासिकल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड का इनवर्स। तो जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी कितनी हो जाएगी, 1/t हो जाएगी, और 1/t का मतलब आपका हो जाएगा v अपॉन 2πr। v और r की वैल्यू अभी अभी अपन को मिली है, तो यहाँ पर अपन ने v की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पर अपन ने r की वैल्यू पुट कर दी। जो टर्म्स कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको कैंसिल आउट कीजिए, सॉल्व कीजिए, यू विल गेट दिस फॉर्मूला। और अगर इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया जाए तो अपन इस फॉर्मूले के अंदर भी इसको लिख सकते हैं, क्योंकि इस राइट हैंड साइड को थोड़ा सा सॉल्व करोगे, 2 से 8 को कैंसिल करोगे, 4 आ जाएगा यहाँ पे। तो इस फॉर्मूले को एक बार के लिए इस फॉर्म में लिख देते हैं। क्यों लिखा बताते हैं अभी। क्योंकि जो ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म आ रहा है ये हमारा रिप्रेजेंट करता है रिडबर्ग कांस्टेंट को, जो कि हमने पहले प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है कि इन्फिनाइटली हैवी न्यूक्लियस के लिए दिस रिप्रेजेंट्स द फॉर्मूला फॉर रिडबर्ग कांस्टेंट। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी तो इधर है हमारे पास में राइट हैंड साइड में, यहाँ पर ये आ गया r इंफिनिटी, और फिर इधर आ गया 2c अपॉन n क्यूब, तो ये हो गया 2c अपॉन n क्यूब। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये क्लासिकल फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है। सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी विच मस्ट बी रेडिएटेड बाय मूविंग इलेक्ट्रॉन क्लासिकली। अभी हमने क्लासिकली यूज किया है पूरा नोशन, ठीक है। नाउ अब अपन क्वांटम थ्योरी के बेसिस पे फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो क्वांटम थ्योरी पे व्हेन द इलेक्ट्रॉन ड्रॉप्स फॉर इनिशियल ऑर्बिट टू फाइनल ऑर्बिट, तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है प्रीवियस लेक्चर में पढ़ रखी है, v प्राइम न्यू प्राइम कितना होगा, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी अपॉन h, करेक्ट। और अपन ने इस न्यू प्राइम का फॉर्मूला प्रीवियस लेक्चर में निकाला है, आप इसका डेरिवेशन देख लेना, ये वाला फॉर्मूला हमें मिला हुआ है। अगेन इंट्रोड्यूसिंग r इंफिनिटी के टर्म्स में ये वाला फॉर्मूला हमने डायरेक्टली प्रीवियस लेक्चर में निकाला हुआ है। आप एग्जाम में बोर्ड्स करस्पॉन्डेंस फॉर्मूला डिराइव करते वक्त में डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, क्योंकि इसका डेरिवेशन प्रीवियस लेक्चर में हम कर चुके हैं। सो अगर इसको हमें फॉलोइंग फॉर्म में लिखना हो तो कैसे सकते हैं, इसको तो एज इट इज रहने दो, 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन आई स्क्वायर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व कर देख लो, a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे कितना है आपके पास एन एफ स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा एन आई स्क्वायर। और अब आप इन दोनों को अलग करो, एक बार इसके ऊपर जाओ, तो एन आई स्क्वायर अपॉन एन आई स्क्वायर एन एफ स्क्वायर माइनस, मतलब एलसीएम है ये, मैंने दोनों को अलग कर दिया, माइनस एन एफ स्क्वायर अपॉन एन आई स्क्वायर एन एफ स्क्वायर। एन आई स्क्वायर से एन एफ स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर, जो कि यहाँ दिया हुआ है। एन एफ से एन एफ कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 अपॉन एन स्क्वायर, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। सो बेसिकली हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, करेक्ट। ये वाला जो है वो आपका इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब लेट अस कंसीडर द ट्रांजिशन डेल्टा एन, एन आई माइनस एन एफ। मान लीजिए इस ट्रांजिशन को हम 1 मानते हैं, यानी कि मान लीजिए सेकेंड लेवल से फर्स्ट लेवल में आया है, तो आपके पास इनिशियली सेकेंड लेवल में था और फाइनली 1 में आ गया, तो एन आई माइनस एन एफ कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो ट्रांजिशन जो है वो मान लीजिए कितना हो जाएगा 1, और मान लीजिए एन एफ को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एन आई कितना हो जाएगा, जाहिर सी बात है मैं 2 और 1 ले रही हूँ, एन एफ इज इक्वल टू अगर एन है तो हमें पता है एन आई माइनस एन एफ इज इक्वल टू कितना मिला है 1। तो यहाँ से एन आई कितना आ जाएगा, यहाँ से एन आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एन एफ प्लस 1, करेक्ट। इस एन एफ को उधर भेज दो तो एन आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एन एफ प्लस 1, और एन एफ की जगह अपन क्या ले रहे हैं एन, तो कितना आ जाएगा एन प्लस 1। तो रेडिएटेड क्वांटम फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, अब यहाँ से वापस इस पे आ जाओ, सबसे पहले आर इंफिनिटी सी को एज इट इज लिखो, लिख दिया, करेक्ट। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, नीचे डिनोमिनेटर की बात करते हैं। डिनोमिनेटर में क्या है आपके पास, एन एफ स्क्वायर और एन आई स्क्वायर। एन एफ को अपन ने क्या लिख सकते हैं, एन एफ को अपन ने माना है एन, तो ये तो हो जाएगा एन स्क्वायर, और एन आई अपने पास क्या है, एन प्लस 1 है, एन प्लस 1, तो ये तो आ गया डिनोमिनेटर, ठीक है। तो डिनोमिनेटर पे तो आपको क्लियर है, एन स्क्वायर एन प्लस 1 स्क्वायर, ऊपर क्या मिल रहा है आपको, एन आई माइनस एन एफ। तो मैं इरेजर से थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ कि मुझे जगह चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आप, यस, न्यूमरेटर की बात करते हैं, तो एन आई माइनस एन एफ, ये क्या हो जाएगा आपका, एन आई क्या है आपका एन प्लस 1 है, और एन एफ कितना आपका एन है, तो ये तो कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, करेक्ट। अब एन आई प्लस एन एफ निकाल लेते हैं, ये कितना हो जाएगा आपका
n प्लस वन प्लस n, 2n प्लस वन, तो ये आ जाएगा आपका 2n प्लस वन। अब क्योंकि हम कह रहे हैं कि हमें बोर्ड करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल में ये कहा गया था कि जब n को बहुत लार्ज लेते हैं, जब क्वांटम नंबर को बहुत लार्ज लेते हैं तो क्वांटम और क्लासिकल के रिजल्ट सेम आते हैं, यही हमने बोला था। तो अगर हम n को बहुत लार्ज ले लेते हैं तो ये वाली जो क्वांटिटी है, देखते हैं ये किस फॉर्म में आती है। तो हमने ले लिया बस इतना सा पार्ट, ये किसके इक्वल आ जाएगा। अगर n बहुत लार्ज है तो 1 को ऐड करने से 2n में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको तो सिंपली क्या लिख सकते हैं, 2n लिख सकते हैं। इधर n स्क्वायर को जो है एज इट इज रखिए, इधर n प्लस वन को वापस क्या लिख सकते हैं, सिंपली n लिख सकते हैं। क्योंकि n इतना लार्ज है, मान लीजिए n की वैल्यू है 1 लाख, तो 1 लाख में अगर आप एक ऐड करोगे, 1 ऐड करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करेक्ट। तो यहाँ n से एक n कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 अपॉन एन क्यूब। ये 2 अपॉन एन क्यूब वापस यहाँ पर पुट कर दीजिए और हमेशा फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 2r इंफिनिटी अपॉन c अपॉन एन क्यूब। अब ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब वापस इक्वेशन 1 को एक बार देख लेते हैं। इक्वेशन 1 में हमें क्या मिला था, ये देखिए इक्वेशन 1 में क्या मिला था। इक्वेशन 1 में फ्रीक्वेंसी मिली थी 2r इंफिनिटी c अपॉन एन क्यूब, और इक्वेशन नंबर 2 में देख लीजिए सेम मिल रहा है, करेक्ट। तो 1 और 2 से हमें क्या मिल रहा है, न्यू प्राइम इज इक्वल्स टू एफ। एफ की थी क्या थी, क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी, और न्यू प्राइम क्या थी, क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब हमारा जो फर्स्ट पार्ट है बोर्स करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल का, ये उसका डेरिवेशन है। तो इसके बाद में आपको ये सब चीजें थ्योरी नहीं करनी है, दैट्स इट, ये हमारे पास में प्रूव हो जाता है, इतना ही करना है अपन को, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है सोमरफील्ड्स एक्सटेंशन ऑफ बोर मॉडल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दिस वी विल कवर इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।